नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं नए लेबर कोड को लेकर। सरकार ने इसके लिए घोषणा कर दी है, तो इस नए लेबर कोड से क्या बदलेगा, कैसी आपकी नौकरी बदलेगी, ग्रेच्युटी का क्या होगा, पेंशन का क्या होगा, इन सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है, जो कि है अश्विनी राणा जी, जो कि वॉइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर है। सर, टीवी 9 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। जी सर। सर, ये जो नया लेबर कोड आया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इससे जो लोगों की रोजमर्रा की जीवन है, खास करके नौकरी पेशा लोगों की, उसमें कितना बदलाव देख रहे हैं सर आप? कैसे बदलाव आएगा? देखिए, ये बदलाव तो बहुत लार्ज स्केल पे इससे होने वाले हैं। जी कारण क्या है कि नए जब एटमॉस्फेयर होता है उसके आधार पर जो है बहुत सारे ऐसे वर्कर थे जो कहीं पर भी डिफाइंड नहीं थे। यानी उनको कोई भी किस श्रेणी में रखा जाए, कहाँ रखा जाए, सोशल सिक्योरिटी है वो नहीं था। उनके साथ कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, कुछ नहीं तो ऐसे सभी वर्गों को जोड़कर उनके लिए पुराने नियमों को खत्म करके सरकार ने 4 कोड बनाए हैं। जी उसमें वेजेस का भी है, इंडस्ट्रियल रिलेशन का भी है, सोशल सिक्योरिटी का भी है जी और सेफ्टी का भी है। तो हर क्षेत्र के जो कामगार हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज्ड हो, अनऑर्गेनाइज्ड हो, सबको मिलाकर सम्मिलित करके एक नए जो से कहना चाहिए उसको एक उन्होंने परिभाषित किया है। तो जी एक अच्छा प्रयास है सरकार का। इसमें ट्रेड यूनियन बहुत सारे लोग कुछ जो है उसको विरोध भी कर रहे हैं। जी भारतीय मजदूर संघ जो मेजोरिटी संगठन है, बड़ा संगठन है, उन्होंने स्वागत भी किया है। उन्होंने कुछ चीजों के ऊपर अपने सुझाव भी दिए सरकार को। तो देखते हैं कि सरकार किस तरह से उन सुझावों को भी उसमें सम्मिलित करती है। जी सर, पुराने जो कानून थे, श्रम कानून, वो 1930 और 1950 के दशक से चले आ रहे थे। लंबे समय से मांग हो रही थी कि इसको बदला जाए। अब चूंकि सरकार ने घोषणा कर दी है, तो सर सवाल उठ रहा है कि इसमें बात आ रही है कि आपकी सीटीसी में कितना बदलाव होगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी या घटेगी, या आपको मतलब जो आपकी ग्रेच्युटी है वो बढ़ेगा या घटेगा। तो इसका कैलकुलेशन सर कैसे होगा, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए कि सीटीसी के ऊपर सरकार ने कहा है कि जो आपका एनुअल पैकेज है मान लीजिए, जी तो उसकी जो बेसिक सैलरी है उसकी 50% होनी चाहिए। जी 50% से कम नहीं होनी चाहिए। तो अब अभी आपकी जो मान लो अगर आपकी जो पूरी सैलरी है एक महीने की ₹1,00,000 है और उसमें बेसिक जो है वो 35,000 रुपए है, तो अभी आपकी वो 50,000 होनी चाहिए आपकी, जी मतलब बेसिक कम से कम सरकार के अनुसार, और बाकी अलाउंसेस बाकी सारी चीजें। तो अब ये अगर 35 से 50,000 हो जाती है तो आपका जो पीएफ कटेगा वो 50,000 पे कटेगा। जी तो आपका थोड़ा पीएफ ज्यादा कटेगा, क्योंकि पहले 35,000 पे कटता था, 50,000 पे कटेगा। तो आपको जो पॉकेट में आता हुआ पैसा है वो कम दिख सकता है कि भाई पैसा कम है, लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग टर्म देखेंगे तो वो आपका पैसा जो है इन्वेस्ट हो रहा है पीएफ में। जी तो एक तरफ आपको हाथ में कम आ रहा है, लेकिन आपके खाते के अंदर यानी पीएफ के अंदर वो जमा हो रहा है, तो जी वो एक बढ़ी हुई रकम है। वैसे जी ही ग्रेजुटी जैसे कह रहे हैं कि ग्रेजुटी पहले क्या होता है, 5 साल की सर्विस मिनिमम होने जी के बाद जो है उसका इंटाइटलमेंट होता था। जी लेकिन अब सरकार ने कहा कि 1 साल की सर्विस भी अगर किसी ने की है तो वो इलिजिबल हो जाएगा ग्रेजुटी के लिए। तो 1 साल की ग्रेजुटी उसको जो है कैलकुलेट होगी। जी सर, तो मैं ग्रेच्युटी पहले पे ही आ रहा था। जी सर, ग्रेच्युटी की बात करने वाला सर। ग्रेच्युटी में सबसे बड़ी जो यहाँ राहत की बात कही गई है, सर बीच में आपको स्टॉप करूंगा, हमारे साथ दूसरे गेस्ट भी जुड़ गए हैं, शरद कोहली जी। सर, आपका टीवी 9 पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। जी जी सर, तो मैं ये बोल रहा था कि सर जो सबसे बड़ी राहत की बात की गई ग्रेच्युटी की, ग्रेच्युटी में सबसे बड़ी राहत मिल रही है, क्योंकि पहले आप 5 साल काम करते थे तब जाके आप ग्रेच्युटी के हकदार होते थे। अब केवल 1 साल में ही मौका मिल पाएगा। तो सर मेरा सवाल ये है कि क्या ये केवल नए एम्प्लॉयज़ के लिए होगा, या मान लीजिए मैं नौकरी कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर भी लागू होगा? जी सर। नहीं, सभी नहीं, पर लागू होगा। नमस्कार आपको और अश्वनी जी को और टीवी 9 डिजिटल के सभी दर्शकों को मेरा जी अभिनंदन। नहीं, ये नियम सभी के लिए है। और दूसरी बात, देखिए ये नियम तो बड़ा बड़ा अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है, जी क्योंकि 1 साल अगर आपको ज्वाइन किया हुआ है तो
तो आप ग्रेजुटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पुराने तो वैसे ही एलिजिबल होते थे। जी तो पुराने भी जो 2 साल 3 साल के हैं उनको 15 दिन की ग्रेजुटी मिलती है। आपको शायद पता होगा टीवी 9 के दर्शकों, नहीं तो मैं बताता हूँ, 26 दिन के आधार पर ये कैलकुलेशन करी जाती है। जी यानी कि 1 महीने में 26 दिन लिए जाते हैं और 15 दिन की निकाली जाती है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ग्रेजुटी एक ऐसी चीज थी जो इस चीज से जोड़ी जाती थी कि बहुत लंबे वक्त तक आप जब कहीं काम करते हैं तब आपको ग्रेजुटी मिलती है। पर अब 1 साल के बाद ग्रेजुटी मिलना, मैं समझता हूं एम्प्लॉयज के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। जी और जो लोग नए ज्वाइनीज हैं उनको एक मोटिवेशन मिलेगा। जो लोग कुछ महीने में छोड़ के चले जाते हैं उनको रहेगा कि भाई कम से कम 1 साल तो अब काम करें, कि हम जी कम से कम ग्रेजुटी लेके जाएं। इससे स्टाफ टर्नओवर भी घटेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा, इंसेंटिव आएगा। पर जी मैं सर थोड़ी सी मुझे थोड़ी सी चिंता इन इन लॉस, बहुत अच्छे हैं चारों लेबर कोड्स और 29 अलग अलग लॉस को मिला के बने हैं। मुझे थोड़ी सी चिंता इनके इम्प्लीमेंटेशन की है, क्योंकि बहुत सारे केसेस लेबर कोर्ट्स में शिकायत जाती है, लेबर डिपार्टमेंट में शिकायत जाती है, उसके बाद फिर मैटर लेबर कोर्ट में चला जाता है जी और फिर उसका फैसला नहीं हो पाता। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है राज्य सरकारों को भी इसमें एक्टिव होना पड़ेगा। राज्य सरकार इसको किस प्रकार इंप्लीमेंट करती है, कितना इफेक्टिव इसको रखती है, जी वो बहुत जरूरी बात रहेगी। क्योंकि लोगों को फायदा इसका तभी हो पाएगा जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुत इफेक्टिवली की जाएगी। मैं चाहूंगा कि शिकायतें एम्प्लॉयर्स को इसको पूरी तरह से लें, जैसे शिकायतें कम से कम जाएं दोनों जी एंड्स पे, चाहे एम्प्लॉयर हो चाहे एम्प्लॉयर। बहुत ही बैलेंस्ड है लेबर कोड। जी आप देखिए, ऐसा नहीं है कि खाली एम्प्लॉय के फेवर में है, जी एम्प्लॉयर के हक में भी है। तो दोनों तरीके से बैलेंस करने की कोशिश की हुई है, उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। और विदेशी निवेशकों के लिए बहुत बड़ा एक ये अट्रैक्शन बन गया है, क्योंकि विदेशी निवेशक के लिए लेबर रिफॉर्म्स की बात हमारे यहाँ बहुत समय से की जाती थी। और अब जब लेबर रिफॉर्म्स आ गए, मैं समझता हूँ विदेशी निवेश जो इस वजह से रोका रहता था कि यहाँ जी पर लेबर सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत विस्तृत है, बहुत सारे कानून है वगैरह वगैरह, तो मुझे लग रहा है जी वो सर, मैं उसी शिकायत पे आना भी चाह रहा दूर था होगी। सर, आपको एक सेकंड के लिए रोकूंगा सर, मैं उसी पे आ रहा हूं अभी लेबर रिफॉर्म के ऊपर ही। सर मेरा दूसरा सवाल जो है अश्विनी जी से है कि सर ग्रेच्युटी की सर जो बताई शरद जी ने बात, वो तो बहुत राहत की बात है। उसमें एक और बड़ी राहत ये दी गई है कि पहले जो ग्रेच्युटी की टैक्स सीमा थी उसको 10 लाख से बढ़ा के टैक्स छूट की सीमा 20 लाख कर दी गई है। तो सर इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब ग्रेच्युटी पर ये मेरे हिसाब से डबल बोनांजा है सरकार की तरफ से। जी सर। वो तो नहीं बहुत उतना पहले कर दिया गया आपकी था, जी वो सर बहुत अश्विनी। पहले हो गया था। जी जी सर अश्विनी सर। हाँ नहीं वो उसका जो है फायदा उसका मिलेगा। लेकिन जैसे शरद गौरी जी कह रहे थे, मैं भी उस बात से सहमत हूँ जी कि इम्प्लीमेंटेशन का इसमें जो है वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इसके ऊपर है। जी लेकिन इसमें कोड के अंदर जो बदलाव किया गया है, पहले इंस्पेक्टर जो है वो जी वेरीफाई करता था चीजों को, जी लेकिन अब जो है वो स्वयं जो एम्प्लॉयर है वही कर सकता है। जी और एम्प्लाई और यूनियन जो है वो अगर कोई चीज ठीक नहीं हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, जी वायलेशन हो रही है, तो उसका केस वो फाइल कर सकता है। और उसके लिए हर स्टेट के अंदर ट्राइब्यूनल बनेंगे, लेबर ट्राइब्यूनल। पहले जी वो अलग अलग कोर्ट थे, लेकिन अब ट्राइब्यूनल के अंदर वो केसेस जा सकेंगे। तो ऐसा कहना है सरकार का, लेकिन ये समय बताएगा, क्योंकि अब 1 साल की ग्रेजुटी की बात हुई कि 1 साल बाद मिलेगी। जी लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने 1 साल से पहले ही आपको हायर कर दिया, फायर जी कर दिया, तो आप क्या करेंगे? जी तो ये चीजें भी बहुत बड़ी। और जहां पर बात आ गई कि अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, अगर जी अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा तो उससे पहले भी 300 से कम अगर एम्प्लाई आपके पास है, आप फायर कर सकते हो, निकाल जी सकते हो। जी तो वो बेचारा क्या करेगा? तो इसलिए निश्चित रूप से जैसे कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन जो है इनके जो कोड्स के और रूल्स के, वो भी सख्ती से पालन होने चाहिए। नहीं तो सिर्फ ये एक शो केस हो जाएगा कि हाँ भाई ये कोड्स हैं, ये रूल्स हैं, लेकिन जो कर्मचारी है, एम्प्लाई है, लेकिन हाँ अल्टीमेटली बहुत सारी चीजों में एम्प्लाई को जो है, कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। लेकिन उसके अंदर एम्प्लॉयर का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा कि वो जो कानून बने हैं उनको वो पालन करे। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। शरद सर मैं आप पे आता हूँ। शरद सर, इसको जो आपने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ा दिक्कत है कि इसको लागू तो कर दिया गया है, आगे इसका प्रारूप कैसे होगा इस पे तो बाद में चलेंगे सर। लेकिन पहले ये बताइए कि इसमें एक छुट्टियों का भी क्लॉज दिया गया है, 180 दिन जो छुट्टियों का क्लॉज है वो क्या है और इससे एम्प्लॉयज़ को कैसे राहत मिलेगी? जी सर। देखिए, छुट्टियों में भी रिलैक्स किया गया है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सर 180 आपकी दिन आवाज़ का- कट रही है सर। जी सर। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, बताइए।
छुट्टियों का भी प्रावधान किया गया है, 180 दिन की छुट्टियों का प्रावधान किया गया है। पर आपकी इजाजत से मैं एक बहुत जरूरी इसका एस्पेक्ट जो कि मिस ना हो जाए आपके जी शो में जी भी और मेरे से भी, वो बहुत बड़ी संख्या है गिग वर्कर्स की, जी जिन लोगों को जो कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। आपकी इजाजत से मैं थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूं इसी के अंदर, पर क्योंकि लेबर जी, कोड इसी से से जुड़ा संबंधित मुझे मामला लग है, रहा कोई है नहीं, कंटिन्यू कीजिए आप। मुझे 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 लग रहा है कि गिग वर्कर्स का रेगुलराइजेशन होना, गिग वर्कर्स को वो सारी सहूलियत मिलना जो कि एक रेगुलर एम्प्लॉय को मिलती है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस रफ्तार से गिग वर्कर्स को इस समय जॉब मिल रही है, ये जो डिलीवरी वाले एप्स हैं, ई कॉमर्स है, जितने भी चीजें हैं, जी उन लोगों की ना तो जॉब की सिक्योरिटी थी, ना उन लोगों को वो सुविधा मिलती थी। तो मुझे लग रहा है गिग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ा प्रावधान है। और महिलाओं को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि महिलाओं को इन लेबर कोड्स में बहुत महत्व दिया गया है। जी उनको अब ये चुनने का अधिकार होगा कि वो नाइट शिफ्ट पे, पहले आपको याद होगा महिलाओं को काम नहीं किया करने दिया जाता था, तो जी महिलाओं के लिए भी। तो मैं इन 4 लेबर कोड्स को बहुत मॉडर्न बताता हूं, मैं इन 4 लेबर्स को बहुत कंटेम्प्रेरी बताता हूं कि आजकल जिस प्रकार से बिजनेस किया जाता है उस प्रकार से ये है। और हक होगा हर एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर मांगने का। अभी तक जी एम्प्लॉय जोर नहीं दे पाता था एम्प्लॉयर को अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए, जी कहते थे, एम्प्लॉयर टालते रहते थे उसको, जी क्योंकि उनको लगता था एक दफे हमने कुछ लिख के दे दिया तो हम उसके लिए बाध्य हो जाएंगे। अब जी ये अपॉइंटमेंट लेटर इशू करना आपके लिए मैंडेटरी होगा। तो मैं 2-3 ये मुद्दे ऐसे हैं, अपॉइंटमेंट लेटर का है, गिग वर्कर्स का है, महिलाओं का है, ग्रेच्युटी का है, जी ये चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है पूरे के पूरे लेबर क्षेत्र में सारा हिसाब किताब बदल के देखें। मेरे अनुमान के हिसाब से इस समय भारत में अगर हम खाली एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 50 से 60 करोड़ लोग एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हैं, जी 50 से 60। और एम्प्लॉयर्स बहुत सारे किस्म के हैं। एम्प्लॉयर्स छोटे दुकानदार से लेके बड़ी फैक्ट्रीज, एमएसएमई से लेके ऑफिसेस, और बहुत सारे, और ये ई कॉमर्स ऐप और डिलीवरी ऐप से लेके, तो इतने प्रकार के एम्प्लॉयज हैं। और इसका इम्प्लीमेंटेशन की जब मैंने बात करी तो इसमें राज्य सरकार पे बहुत निर्भर करेगा। अब राज्य सरकार अगर सहयोग नहीं करेंगी लेबर कोड्स को लागू करने में, तो जी ये लेबर कोड्स उतने कारगर नहीं सिद्ध हो पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, जी उन राज्य की सरकारें भी इन लेबर कोड्स को लोगों के हित में देखें, ना कि इसको वो उस चश्मे से देखें जो चश्मा कहता है कि हर चीज पे आप विरोध कर दीजिए, जी जो केंद्र से निकल के आई चीज उसका आप विरोध कर दीजिए। तो राज्य सरकारों को इसे लोगों के हित में देखना चाहिए, ना कि इसे केंद्र से आई हुई कोई चीज देखनी चाहिए जिसका आंख पे पट्टी बांध के वो लोग विरोध करते हैं। तो राज्यों यानी कि ग्राउंड लेवल पे, स्टेट लेवल पे इसका जो इसका इंप्लीमेंटेशन है वो बहुत महत्व रखता है। और मेरी जिन लोगों से बात हुई है, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स से मैंने बात करी जब से लेबर कोड आए हैं, जी उन लोगों ने मुझे ये बताया कि अभी जागरूकता भी कम है एम्प्लॉयर्स में, तो फिर भी है। तो मैं ये भी चाहूंगा आपके शो के माध्यम से कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार रोड शोज करके एम्प्लॉयर्स के यहाँ जाके ये सारे प्रावधान, हालांकि आपके शो का भी लक्ष्य यही है कि लोगों को जी पता लग पाए, पर फिर भी इसकी पहुंच दे। बहुत बड़ा हमारा देश है, कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल से गुजरात, मुझे लग रहा है कोने कोने में देश के जाके लोगों को इसके सारे प्रोविजंस बताने चाहिए, जिससे जी सर, एम्प्लॉयज हमारा को शो अपने करने का मकसद भी वही है, इसीलिए हमने जी इस शो को उठाया और इसीलिए मुद्दा भी उठाया। सर समय की थोड़ी सी कमी है, अश्विनी सर मैं आप पे आना चाहूंगा। सर इसमें जो सर ने कहा, शरद सर ने बिल्कुल सही बात कही कि राज्य सरकार इसको कैसे लागू करेगी ये देखने वाली बात हो, लेकिन सर इसमें जो 2 चीजें और निकल के आ रही हैं बहुत बड़ी, एक तो समय पर वेतन, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो मिलता है टाइम पे वेतन, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कहीं 7 को, कहीं 15 को, कहीं 2 महीने बाद, तो इसमें समय पर वेतन देने की बात कही गई है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी सर। नहीं, बिल्कुल, वो जो 7 तारीख फिक्स की है कि 7 तारीख तक सैलरी जो है वेतन देना है। जी दूसरा, शरद जी ने शायद उसको क्लियर किया, वो जो आपने अर्न लीव की बात की, जी अर्न लीव पहले 240 दिन काम करने के बाद जो है अर्न लीव होती थी साल में, मतलब आपको 12 से लेकर 20-30 दिन तक जो है अर्न लीव मिलती थी, यानी छुट्टियों के पैसे मिलते थे आप उनको इन कैश। अब 180 दिन के बाद ही आप जो है वो अर्न लीव के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और ये जो सैलरी वाला है, वेतन वाला है, 7 तारीख को आपको जो है वो देना ही पड़ेगा 7 तारीख तक। और निश्चित रूप से इसमें यूनियंस को भी अधिकार दिए हैं और एम्प्लॉय को भी दिए हैं कि वो स्वयं भी जाकर, अगर उनके साथ कुछ इस तरह का हो रहा है
तो वो जो है कोर्ट में जाकर उसके लिए एम्प्लॉयर के अगेंस्ट जो है कंप्लेंट जो है फाइल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा सर मैं सरल सर आपके पास आ रहा हूं कि आपने जो गिग वर्कर्स की बात की, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है कि जो कैब एग्रीगेटर्स हैं उनके लिए भी कहा गया है कि सालाना टर्नओवर आपका इतना होना चाहिए, क्योंकि जो कैब एग्रीगेटर्स क्या करते हैं, कमीशन पे काम करते हैं, जितना आपने काम किया उतना कमीशन मिला, तो उनके लिए बहुत बड़ी फायदे की बात है। इसको थोड़ा सा आप एलोबरेट कीजिए सर प्लीज। देखिए, फर्क होता है गिग वर्कर में और एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर में, यानी कि जो कमीशन पे काम कर रहा है। राइट। तो कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कि कमीशन पे काम करने वाला जो गिग वर्कर को लाभ दिया जा रहा है, उसका फायदा ना उठा जाए, यानी कि वो लाभ ना उठा जाए जो कि गिग वर्कर्स को दिया जा रहा है। तो इसलिए ये डिफरेंशिएशन किया गया है। और हमने ये देखा, सरकार ये प्रोविजन कहां से निकल कर आया, इसको अगर हम समझें जी तो जो लोग काम करते हैं, मान लीजिए डिलीवरी एप्स के लिए या फूड डिलीवरी एप्स के लिए, वो लोग, उन लोगों के वर्किंग आवर्स 12 से 14 घंटे तक होते हैं कई बार, और उनकी ना तो जॉब की सिक्योरिटी होती है, ना उनको कोई सोशल सिक्योरिटी मिलती है। उनको कभी भी किसी भी दिन ये जवाब दे दिया जाता है कि आप कल से आप मत आइएगा। उनके पास कोई हक नहीं होता, किसी लेबर कोर्ट में वो नहीं जा सकते। तो यहां से ये प्रोविजन निकल के आया और इनकी मात्रा बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे मैंने तो बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट भी देखे जहां पर अब कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों को लिया जा रहा है, जहां पर रेगुलर नहीं लिया जा रहा, क्योंकि आप सैलरी कमिटमेंट, तो कोई भी एम्प्लॉयर इस आड़ में कि वो एम्प्लॉय बेनिफिट्स नहीं देना चाहता है, इसलिए वो कैजुअल वर्कर्स को या गिग वर्कर्स को हायर कर रहा है, क्योंकि वो कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहता है लॉन्ग टर्म। इसलिए किया गया है कि आप इस आड़ में छुप के कि आप एम्प्लॉयमेंट नहीं देना चाहते, आप खाली गिग वर्कर्स हायर कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। अगर आप गिग वर्कर भी हायर कर रहे हैं, आपको वो सारी सहूलियत देनी पड़ेगी जो कि एक रेगुलर एम्प्लॉय को मिलती है। सोशल सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी, आपको वर्किंग आवर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि गिग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि इनकी तादाद बहुत स्पीड से बढ़ रही है। हमें और आपको ये जब दिखाई देते हैं, जब हमारे दरवाजे पर ये लोग घंटी बजाते हैं, पर इनकी आप गिनती देखेंगे तो ये गिनती इनकी करीब 20% सालाना रफ्तार से बढ़ रही है। और जिस प्रकार से अमेजॉन और बाकी कंपनीज भारत में निवेश कर रही हैं, उसको देखते हुए मैं इसको एक बहुत बड़ा कदम मानता हूं। जी सर, मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे किसी मीटिंग के लिए निकलना है, तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा यहाँ से जाने की, माफी मांगते हुए कि मेरी कोई मीटिंग है, तो मैं जी सर, कोई बात नहीं। आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सर, अश्विनी सर आपके पास आना चाहूंगा मैं। जी सर, ये जो गिग वर्कर की बात कर रहे थे, उसके बाद आती है इसमें सर एक न्यूनतम वेतन की बात कही गई है कि न्यूनतम वेतन फिक्स करना ही होगा। क्योंकि अभी क्या था, जैसा आपने अपॉइंटमेंट लेटर की बात कही, तो ये सरकारी में तो चलता है, मान लीजिए लिमिटेड कंपनी में भी चलता है, लेकिन अनऑथराइज सेक्टर में सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपको कहा गया कि 10,000 रुपये आपको मिलेंगे, लेकिन जब सैलरी देने की टाइम आई तो आपने 5,000 पकड़ा दिया या 8,000 पकड़ा दिया, क्योंकि वहाँ कोई सिस्टम नहीं होता है। तो सरकार ने खास करके इसलिए कहा है कि न्यूनतम वेतन आपको निर्धारित करना पड़ेगा। जी सर, इस पर आप थोड़ा बताइए। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि अब केंद्र सरकार जो है वो फ्लोर वेज, यानी वो डिसाइड करेगी इतना कम से कम वेतन होगा। और स्टेट गवर्नमेंट, कारण क्या है कि जो मिनिमम वेजेस है उसका अधिकार स्टेट के पास है। तो जो राज्य सरकारें हैं वो चाहें तो उस मिनिमम वेज से ज्यादा भी अपने यहाँ पर रख सकते हैं, उससे कम नहीं रख सकेंगे। यानी एक जो पैरामीटर डिसाइड हो जाएगा केंद्र सरकार का कि इस लेबर के लिए इतनी, स्किल्ड के लिए, अनस्किल्ड के लिए, गीगर, ये सबके लिए जो एक मिनिमम वेजेस सरकार केंद्र की जो है वो तय करेगी, और राज्यों को उसको फॉलो करना पड़ेगा, उससे कम राज्य में नहीं होगा। अभी अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत कम मिनिमम वेजेस है, और वो मिनिमम वेजेस भी जो है एम्प्लॉयर नहीं देता। तो ये एक बहुत बड़ी राहत कर्मचारियों के लिए होने वाली है कि राज्य सरकार अगर चाहेंगी तो अपने यहाँ जो सरकार, केंद्र सरकार का मिनिमम वेज है उससे भी बढ़ाकर वो आगे रख सकती हैं। जी सर, ये तो हुई न्यूनतम वेतन की बात। सर यहाँ एक खास बात है, महिलाओं के लिए भी कही गई है, क्योंकि पहले क्या होता था कि नाइट शिफ्ट में महिलाओं को इजाज़त नहीं मिलती थी, लेकिन अब इस नए कोड में कहा गया है कि आप कंपनी में मगर महिलाओं से काम करवाते हैं तो आप नाइट शिफ्ट भी कराइए, लेकिन आपको पहले सुरक्षा की गारंटी देनी पड़ेगी। क्योंकि आप 24 घंटे अगर मर्द काम कर सकता है तो औरत काम क्यों नहीं कर सकती है। तो महिला सुरक्षा को देखते हुए भी और महिला को ध्यान में रखते हुए भी, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया सर कि अगर महिला 8 घंटे काम कर रही है, पूरी शिफ्ट नहीं कर पा रही है, तो उसकी सैलरी भी उस हिसाब से कम होती थी। तो इस कोड में यह भी कहा गया है कि आप पुरुषों को जितना हक दे रहे हैं उतना महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे हैं। जी सर।
नहीं नहीं, बिल्कुल वो है, लेकिन उसमें एक जो लकूना ये है कि जो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर पहले महिलाएं काम नहीं करती थी नाइट में, जी वहां पर भी परमिट गया है, क्योंकि जो नया हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट हो गया है पूरे देश में, उसके हिसाब से नाइट और डे में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आप देखें, एयरपोर्ट देखें, आप एयरलाइंस देखें, होटल इंडस्ट्री देखें, जी सर्विस इंडस्ट्री देखें, तो डे नाइट यहाँ काम 24 घंटे काम की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जी महिलाएं अगर उनकी कंसेंट के बिना आप जबरदस्ती उनको जो है वो उसके लिए नहीं कर सकते, और नाइट शिफ्ट वो करेंगी भी तो आपको उनकी सिक्योरिटी का भी अरेंज करना पड़ेगा। यानी कि वो जब जॉब के बाद वो ऐसा नहीं हो कि भाई जॉब खत्म हुई तो अपने यहाँ जाने में उनको मुश्किल हो, घर जाने में, तो उसका भी आपको ध्यान जो है रखना पड़ेगा। यानी विचार हर क्षेत्र के मजदूर, हर क्षेत्र के कर्मचारी के लिए इन कोर्स में किया गया है, लेकिन बात फिर आती है कि वो इम्प्लीमेंटेशन जी प्रॉपर अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। इसमें सर एक बात की गई है हेल्थ को लेके। पहले क्या होता था कि स्वास्थ्य की देखभाल के लिए मान लीजिए कोई कंपनी में महीने में या 2 महीने में एक बार कैंप लगा दिया जाता था, चलो भाई ब्लड डोनेट कर दो या आई चेकअप करा लो। लेकिन अब इसमें कहा गया है कि 40 साल से ऊपर जो भी आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको आप एक पर्टिकुलर टाइम निर्धारित करेंगे और उनका कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराएंगे, क्योंकि आपके यहाँ वो काम करते हैं, अपने 24 घंटे में से 12 से 15 घंटे वो आपके यहाँ बिता रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है आप उनको हर महीने एक प्रॉपर हेल्थ चेकअप कराएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं नहीं, हेल्थ के लिए मैंने बताया कि एक कोड ही बना है जी सोशल सिक्योरिटी का जो है, जी वो हेल्थ और आपके वर्क प्लेस के ऊपर सिक्योरिटी का है। तो उसके साथ साथ ईएसआई भी 10 मजदूर से ज्यादा, जहां पर भी कर्मचारी से ज्यादा होंगे वहां पर आपको ईएसआई का बेनिफिट भी उनको मिलेगा। तो ऐसे सभी लोग जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी हैं, और उनको जो है जब ईएसआई का बेनिफिट मिल जाएगा तो बहुत बड़ा हेल्थ का उनको उसके ऊपर चिंता सरकार ने की है, तो उनको वो फैसिलिटीज ईएसआई हॉस्पिटल की भी मिलेंगी। हालांकि उनको, सरकार को ईएसआई हॉस्पिटल को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा लोग उसमें मेंबर बनेंगे तो उतनी सुविधाएं भी होनी चाहिए, और वो हॉस्पिटल खुल भी रहे हैं, लेकिन जो एरिया है वो बहुत बड़ा हो गया है, और ये सभी जो वर्कर्स हैं, इम्प्लाइज हैं, इनको भी ईएसआई का बेनिफिट उनको एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। जी सर, उम्मीद करता हूं कि दर्शकों को बहुत सारा कुछ समझ में आ चुका होगा, और नहीं आएगा तो हम इस पे एक और 1 घंटे का भी शो करेंगे, क्योंकि जैसा शरद जी ने भी कहा कि अभी लोगों में जागरूकता नहीं है। लेबर कोड तो सब सुन रहे हैं, लेकिन लेबर कोड में प्रावधान क्या है, क्या क्या आपके अधिकार हैं, क्या आपके राइट्स हैं एज ए एम्प्लॉयर। और उन्होंने जैसा बताया कि एम्प्लॉय फ्रेंडली और एम्प्लॉयर फ्रेंडली दोनों को बनाया गया इसको सोच के। तो सर आगे की शो में भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि ये एक बहुत बेहतरीन कानून सरकार लेकर आ रही है, जिसकी घोषणा भी कर दी गई है। और अब देखते हैं आने वाले टाइम में राज्य सरकार कैसे इसको लेती है और कैसे कैसे इंप्लीमेंट करती है। जी सर, तो आपको TV9 को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि दर्शकों को आपके जो है ये कुछ आसान भाषा में काफी क्लैरिटी हुई होगी, जी लेकिन फिर भी इसके जो नियम बनेंगे और 1 अप्रैल से लागू होंगे, जी तब तक बहुत सारी चीजें और जो है वो जी लोगों को क्लियर हो जाएंगी। जी सर, धन्यवाद सर। नमस्कार। जी, तो ये थे एक्सपर्ट। हमारे पास 2 एक्सपर्ट थे, दोनों ने बताया कि सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है और केवल कर्मचारियों को ही नहीं, नियोक्ताओं को भी फायदा मिलेगा। लेकिन देखना है कि सबसे बड़ी बात जो है कि राज्य सरकारें इसको कैसे इंप्लीमेंट करती हैं। अब क्या होगा नहीं होगा, 1 अप्रैल से तो लागू हो ही जाएगा, लेकिन ऐसी जरूरी जानकारी के लिए देखते रहिए आप TV9। नमस्कार।